चलिए दोस्तों, फाइनली फाइनली सीजीपीएससी नोटिफिकेशन 2023 आ चुका है और फाइनली मुझे समय मिल गया है कि मैं कुछ वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम विदाउट यू ऑल। आज थोड़ा ब्रीफ डिस्कशन करते हैं सीजीपीएससी के नोटिफिकेशन पे, क्या अप्रोच होनी चाहिए, क्या चीज़ें करनी है, क्या चीज़ें नहीं करनी है, कौन सी चीज़ जो पॉपुलर मिथ है, पॉपुलर बिलीव्स हैं जो कि आपके रिजल्ट पे डायरेक्टली कुछ इम्पैक्ट नहीं करते हैं, और ऐसी कौन सी भावना है जिनको इग्नोर करके हमको मेहनत करना है, उस पर हम लोग बात करेंगे। फाइनली आफ्टर अ लॉट ऑफ डेज चलिए शुरू करते हैं। तो नोटिफिकेशन आ चुका है। नोटिफिकेशन में कुछ कुछ चीज़ें हैं, जितने नंबर ऑफ नोटिफिकेशन आए, रिजर्वेशन क्या है, ये सब तो आपको भली भांति पता है। ऐसी कुछ कुछ चीज़ें हैं जो डायरेक्टली लिखी नहीं है, जिनके ऊपर मैं थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूँगा। सबसे पहले जो सीजीपीएससी की स्टेट सर्विस में सबसे ज़्यादा सॉट आफ्टर जो पोस्ट होते हैं, एक डिप्टी कलेक्टर का, दूसरा अकाउंट ऑफिसर का, इसमें किसी प्रकार का हॉरिजॉन्टल वुमेन रिजर्वेशन नहीं है। मतलब अगर आप एससी महिला है, एससी फीमेल है, तो आपको अपनी कैटेगरी में टॉप करना पड़ेगा। मतलब आपको शेड्यूल कास्ट रैंक 1 होना पड़ेगा इस पर्टिकुलर पोस्ट को लेने के लिए। तो इस कारण क्या होगा कि मेरे एक्सपेक्टेशन में ये है कि इस बार हो सकता है कि वुमेन ऑफिसर्स थोड़ी सी कम देखने को मिले। अगर उनकी रैंक यहाँ पे टॉप 3 अपने कैटेगरी के टॉप उसमें नहीं आती हैं, तो इट विल बिकम रियली वेरी डिफिकल्ट फॉर वुमेन ऑफिसर्स टू क्रैक दिस पोस्ट दिस टाइम। तो पहली चीज़ जिस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन पता चल रहा है कि जो मोस्ट ऑफ द सॉर्ट आफ्टर पोस्ट है, यहाँ पे जो वुमेन का जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है वो लगभग ना के बराबर है या फिर एक आध है। ठीक है, तो इस बार अगर लड़कियों को कुछ अच्छा परफॉर्म करना है तो दे हैव टू सिक्योर टॉप रैंक्स। ठीक, पहली बात तो ये होगी कि भाई हॉरिजॉन्टल वुमेन रिजर्वेशन नहीं है। दूसरी सबसे स्ट्राइकिंग चीज़ है जो कि हो सकता है आने वाले दिनों में संशोधन हो जाए, दैट इज़ कि इसमें डीएसपी की पोस्ट नहीं है। तो जितने भी हमारे वर्दी लवर्स हैं, यूनिफॉर्म लवर्स हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट हुआ होगा कि यहाँ पे डीएसपी की पोस्ट नहीं आई है इस बार। तो यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, डिसअपॉइंटमेंट हो सकता है। तीसरी चीज़ जो नोटिस करने लायक हो ये है कि जितने भी सिग्निफिकेंट पोस्ट हैं, जो टॉप पोस्ट हैं, जो 5600 ग्रेड पे वाले पोस्ट हैं, यहाँ पर किसी प्रकार की बम्पर वैकेंसी आपको देखने को नहीं मिली है। नाम मात्र के लिए 1 वैकेंसी, 2 वैकेंसी, 3 वैकेंसी, ज़्यादा से ज़्यादा ऑन एन एवरेज 1 वैकेंसी पर कैटेगरी डाली गई है। जहाँ पे देख लीजिए पर कैटेगरी क्या क्या वैकेंसी है, तो बहुत ही कम वैकेंसी डाली गई है। 2018-19 से 17 से जो हम लोग ट्रेंड देखेंगे, 30 डिप्टी कलेक्टर, उसके बाद 18 एक्सेप्शन था, सिर्फ 3 पोस्ट थे। 19 में 15 डिप्टी कलेक्टर, 20 में फिर से 30, 21 में फिर 15 डिप्टी कलेक्टर, 22 में फिर उतनी हेल्दी नंबर्स थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस बार थोड़ा सा कह सकते हैं कि थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट है, स्पेशली अगर आप अनरिजर्व्ड मेल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो इट इज़ गोइंग टू बी श्योरली वेरी 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 टफ। चौथी चीज़ जो बहुत ही हिडन है, बहुत ही सटल है इस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन, जिस पर आप लोग का ध्यान आकर्षित मैं करना चाहूँगा, वो ये है कि ये वाला कॉलम देखिए। ये निशक्त जन वाला जो कॉलम है आपके टॉप 2 पोस्ट में, स्पेशली डिप्टी कलेक्टर और अकाउंट ऑफिसर वाले पोस्ट में, ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होने वाला है। जीएडी के जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो ये कहते हैं कि अगर आप यहाँ पे जोड़ के देखेंगे तो यहाँ पे कितने पोस्ट दिख रहे हैं डिप्टी कलेक्टर के, 3 अनरिजर्व्ड, 1 एससी, 3 एसटी, 1 ओबीसी। इनको आप जोड़ेंगे कितने आएंगे, 3 और 1 4, 4 3 7 और 1 8, ये 8 आ रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, ये इसको मिला के आपका भी फिर भी 8 आ रहा है। तो मतलब यहाँ पे 9 पोस्ट नहीं है। ठीक है, इसको आप जोड़ेंगे तो 9 आएगा, लेकिन यहाँ पे 8 दिखा रहा है। इसका मतलब क्या होगा कि ये जो कैटेगरी के पीएच स्टूडेंट हैं, जो पीएच कैंडिडेट है यहाँ का कैटेगरी का, ये इन 4 कैटेगरी में से उन कैटेगरी के हिसाब से इनका एक पोस्ट खाएगा या फिर अलॉट करेगा। यूजुअली जो नियम कहता है वो ये कहता है कि इस कैटेगरी में जिसकी सबसे अच्छी रैंक आएगी, ठीक है, मान लीजिए कोई ओबीसी बंदा है और पीएच कैटेगरी उसकी ओवरऑल रैंक 30 है और पीएच कैटेगरी उसकी आई है रैंक 1, ठीक है, इस कैटेगरी से, तो ये होना चाहिए, जेडी का जो नियम कहता है कि ये कैंडिडेट ओबीसी वाली सीट ऑक्यूपाई करेगा। ठीक है, ये 1 वाली सीट। तो मान लीजिए एक ओबीसी कैंडिडेट है जिसकी ओवरऑल रैंक है 10,
है ना, मतलब ओबीसी टॉपर। एक ओबीसी कैंडिडेट है जिसका रैंक आई है 30, लेकिन ये पीएच है और इसका टॉपर है। तो ये जो एक पोस्ट है डिप्टी कलेक्टर की, ये 30 रैंक वाले पीएच को चले जाएगी और ये ओबीसी टेस्ट वाले को ये डिप्टी कलेक्टर की पोस्ट नहीं मिलेगी। लेकिन जीएडी, ये जीजीपीएससी का जो पैटर्न रहा है पिछले 2-3 सालों से, वो ये रहा है कि जो पीएच की सीट है उसको उन्होंने हमेशा यहाँ पे अनरिजर्व वाले कैटेगरी से काटा है। तो मान लीजिए अगर आपकी रैंक आई है 3, रैंक 3, आप अनरिजर्व कैटेगरी से हैं, आपकी रैंक है 3, ठीक है, तो उसके कायदे से यहाँ पे जो तीसरा जो अनरिजर्व सीट है वो आपको मिलना था। लेकिन यहाँ पे अगर कोई पीएच कैंडिडेट है, कह सकते हैं मान लो उसकी ओवरऑल रैंक आई, मतलब पीएच में जो टॉप किया उसकी रैंक आई है मान लो 71 पीएच, ठीक है, 1 आर्म लेग मान लो, ठीक है, तो उसकी ओवरऑल रैंक है, ओवरऑल रैंक आई है उसकी 71, इस पीएच कैटेगरी में उसकी रैंक है 1। तो अभी जो प्रेजेंट जो ट्रेंड चल रहा है सीजीपीएससी में इस पर्टिकुलर अलॉटमेंट का, वो ये होगा कि रैंक 3 वाले को ये वाली पोस्ट ना मिलके रैंक 71 वाले को ये वाली पोस्ट मिल जाएगी, ठीक है। तो दिस इज गोइंग टू बी, कह सकते हैं कि एक हिडन थ्रेट है आप लोगों के लिए कि ये जो 3 सीट दिख रही है अनरिजर्व मेल के लिए, इट इज़ नॉट एक्चुअली 3, इट इज़ 2। तो अगर इस बार डिप्टी कलेक्टर बनना है तो टॉप 2 पोस्ट आपको, टॉप 2 रैंक लानी पड़ेगी इन अ वेरी ब्रूटल सेंस, ठीक है। नियम जीएडी का ये कहता है कि जिस कैटेगरी का वो पीएचआर कैंडिडेट है उस कैटेगरी की सीट उसको अलॉट होगी, लेकिन जो यूजुअल प्रैक्टिस रही पीएससी में कि हमेशा अनरिजर्व की सीट से ही इनको एडजस्ट किया गया है, तो ये एक चीज़ है जिसको आपको देखनी चाहिए। दूसरी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ वो है टोटल वैकेंसीज। ये 94 वैकेंसी है, इसमें अगर लगभग आप 18 वुमेन कैंडिडेट्स का यहाँ पे माइनस कर देंगे, वुमेन कैंडिडेट्स के लिए जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है जनरल कैटेगरी में, तो लगभग ये 78 के आसपास आएगी, और इसको आप 15 गुना मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग ये 1150 के आसपास जा रहा है। तो अगर आपको इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम में आपको मेंस लिखना है तो आपको टॉप 1150 लोगों में आना पड़ेगा, ठीक है। इसका सिंपल सा इम्प्लीकेशन ये है कि अगर आपके टेस्ट सीरीज़ में रैंक 20 आ रही है, रैंक 25 आ रही है, तो इसमें थोड़ा सा स्टेप अप करिए, ट्राई करिए कि अंडर 5 तो हर टेस्ट सीरीज़ में आप परफॉर्म करें, ठीक है दोस्तों। तो ये कुछ हिडन चीज़ें हैं जो मुझे लगा कि आप लोग को मेंशन करना चाहिए। पहला ये है कि वैकेंसीज जो अच्छे पोस्ट है, डिज़ायरेबल पोस्ट है, उसमें कम आई है। दूसरा, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन नहीं है वुमेन के लिए। तीसरा, अभी तक डीएसपी की कोई पोस्ट नहीं आई है। चौथा, ये पीएच कैटेगरी वाले जो हैं ये आपके अनरिजर्व की जो सीट है इनको अलॉट हो जाएंगे और आपको थोड़ा सा नुकसान देखने को मिल सकता है अनरिजर्व सीट में। पांचवा ये कि अगर डिप्टी कलेक्टर बनना है तो टॉप 2 में आना पड़ेगा, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ यू बीइंग अ मेल और फीमेल। और सिक्स्थ आपका ये है कि अगर आपको मेंस लिखना है तो टॉप 1150 लोगों में आना पड़ेगा या टॉप 1100 लोगों में आना पड़ेगा। तो सिंपल इक्वेशन जो इस चीज़ों से है वो इस नोटिफिकेशन से आप ये ले सकते हैं, ठीक है। चलिए अब इसके बाद थोड़ा सा पेप टॉक करते हैं, कुछ चीज़ें आपको बताते हैं कि क्या चीज़ें अच्छी हैं, क्या चीज़ें बुरी हैं, किन चीज़ों पे ध्यान देना है, किन चीज़ों पे ध्यान नहीं देना है। चलिए उस साइड का जो स्टोरी है उस पर हम लोग बात करते हैं। ओके दोस्तों, सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि देखिए वैकेंसीज आपके डिफाइन नहीं करते हैं आपके चांसेस को, ठीक है। ये सब जो चीज़ें हैं ना, जो स्टैटिस्टिक होते हैं, उनके बारे में एक चीज़ हमेशा ये कही जाती है कि दे हाइड मोर देन व्हाट दे रिवील, ठीक है। तो आपका अगर मान लो पिछले 2017 की वैकेंसी की बात करें, 2020 की वैकेंसी की बात करें, 30 डिप्टी कलेक्टर निकले, ठीक है। फिर भी कई लोगों ने उनको जो लग रहा था कि उनके चांसेस एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो गए जस्ट बिकॉज वैकेंसी ज़्यादा है, ऐसा नहीं हुआ। और 2018 में जहाँ पे अनरिजर्व्ड की सिर्फ एक सीट थी, उसमें भी आप देख सकते हैं बिकॉज ऑफ चॉइस फिलिंग एंड अदर रीजंस, रैंक 1 वाले को भी डिप्टी कलेक्टर अलॉट नहीं हुआ, रैंक 2 वाले को डिप्टी कलेक्टर अलॉट हुआ, ठीक है। तो वैकेंसीज आपके चांसेस डिफाइन नहीं करते हैं, ठीक है। आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो, ना आप वैकेंसी कंट्रोल कर सकते हो, ना उसका 15 गुना कितने लोग मेंस में पार्टिसिपेट करेंगे उसको कंट्रोल कर सकते हो, ना आप कट ऑफ कंट्रोल कर सकते हो,
ना आप बाकी रिजर्वेशन अलॉटमेंट, पीएच वालों का कितना रैंक आएगा, मेरा कितना रैंक आएगा, जनरल की सीट में पीएच कैसे खा जाएगा, ये सब चीज़ें जो है ना, वो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सब चीज़ें आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। इसलिए पहली चीज़ आप मान के चलो कि ये नोटिफिकेशन जो है इट इज़ जस्ट अ नंबर, दे डोंट डिफाइन योर चांसेस इन दिस एग्जामिनेशन। ठीक है, तो वैकेंसीज डोंट डिफाइन योर चांसेस। एक चीज़ समझ लो कि ज़्यादा स्टैटिस्टिक में बात नहीं करना है, हर किसी को जाके नहीं बोलना है कि यार टॉप 2 में आने से ही डीसी बनेंगे तो मैं क्यों कम्पीट करूँ। ठीक है, या फिर यार अगर आप टॉप 10 या टॉप 15 में नहीं आते हो जनरल में तो कोई मतलब ही नहीं है, तो मैं इस बार का अटेम्प्ट स्किप कर रहा हूँ। तो इस प्रकार की फालतू बातें मत करिए। जिस साल होना होता है सिलेक्शन उस साल होता है, जिस साल नहीं होना होता है उस साल नहीं होता है ना। मेरा भी 2018 में मुझे लग रहा था कि यार एटलीस्ट मैं मेंस तो लिखूंगा, तो प्रीलिम्स नहीं हुआ। 2019 में मेरे को लग रहा था कि यार पता नहीं अब एम आई गुड इनफ और नॉट, और 2019 में बहुत अच्छी रैंक आ गई। तो वही है कि वैकेंसीज डोंट डिफाइन योर चांसेस। ये ऐसा फैक्टर है जो कि अब मैं आपको अगर 300 डिप्टी कलेक्टर की पोस्ट भी दे दूंगा तो हो सकता है आपका ना हो। अगर आपको 3 डिप्टी कलेक्टर की पोस्ट देंगे तो हो सकता है उसमें आप टॉप 2 या टॉप 3 रैंक ले आओ, तो वहाँ पे आपका हो सकता है। ठीक है, तो पहली चीज़ है जो गार्ड बांध के रख लो, डैट इज द वैकेंसीज डोंट डिफाइन योर चांसेस। दूसरी चीज़ जो आपको देखनी है डैट इज द इंपॉर्टेंट डेट्स। प्रीलिम्स हो रहा है 11 फरवरी को, लगभग 2.5 महीने आपके लिए प्रीलिम्स के लिए। मेंस जो अभी प्रपोज है डैट इज 13, 14, 15, 16 जून। हो सकता है इलेक्शन के कारण थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाए, लोकसभा के इलेक्शन के कारण, बट आई एम एक्सपेक्टिंग कि वो टाइम पे हो जाएगा। तो अभी से आपके पास 2.5 महीने प्रीलिम्स के लिए, और प्रीलिम्स के बाद आपके पास 4 महीने मेंस के लिए। तो व्हाट एवर सजेस्ट इज कि एटलीस्ट आपको 150 दिन तो चाहिए होंगे, 120 130 दिन तो कह सकते हैं कि 70-80 दिन तो आपको चाहिए होंगे अपने प्रीलिम्स के प्रिपरेशन के लिए। तो व्हाट एवर सजेस्ट इज कि अब आप लोग प्रीलिम्स मोड में डेफिनेटली आ जाइए, क्योंकि एटलीस्ट दिसंबर, जनवरी और आपका फरवरी, तो आपको लगभग 2 महीने 2.5 महीने तो देने पड़ेंगे इस प्रीलिम्स मोड में आने के लिए। टाइम काफ़ी है, बहुत ज़्यादा क्रैम्प्ड नहीं है। 2019 और 20 के मेंस में प्रीलिम्स मेंस में कह सकते हैं कि 30 डेज का डिफरेंस था, फिर भी हमने दिया। तो वैकेंसीज और टाइम ये ना रिलेवेंट नहीं होते हैं। आपकी प्रिपरेशन जिस साल तय होता है ना, भगवान चाहता है कि इस साल निकलेगा इसका, तो उस साल निकलता ही है अगेंस्ट ऑल ऑड्स। तो ज़्यादा स्टैटिस्टिक चेस करने का और ज़्यादा स्टैटिस्टिक गिनाने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट चीज़ डेट इज की इजी पोर्शन को टारगेट करना है। देखो ये तो पूरा मैं आपको ब्लूप्रिंट दे रहा हूँ इस प्रकार का प्रीलिम्स का पेपर कैसे आएगा, यहीं से चीज़ें आएंगी। एंड आई थिंक कि इन चीज़ों फैक्टर्स पे जो फोकस करेगा ना, इट इज़ इन फैक्टर्स पे आपको फोकस कर लिए दैट इज इक्वल टू योर 2 to 3 years ऑफ मेहनत। इस बार का मैं बता रहा हूँ पिछले कई सालों के ट्रेंड से। पहला सबसे इजी पोर्शन है कि विधानसभा 2023 का जो रिजल्ट आएगा 3 तारीख को, उसके बाद उससे जितने भी रिलेटेड आपके सो कॉल्ड पॉपुलर क्वेश्चंस हैं, ठीक है, ये वाली सीट्स का क्या रिजर्वेशन है, कितने महिला विधायक हैं, कौन ये वाला मंत्री बना है, कौन ये वाला बना है, ये वाली सीट एसटी कैटेगरी के लिए रिजर्व्ड है या नहीं, ये एससी सीट है या नहीं, यहाँ से इस सीट का विधायक कौन है, मैच द विधायक एंड देयर कॉन्स्टिट्यूएंसी। इस प्रकार के बहुत सारी चीज़ें हैं जो आएंगे। इस पर अलग से एक वीडियो, डेडिकेटेड वीडियो 4-5 तारीख के आसपास में डाल दूंगा। तो विधानसभा 2023 इलेक्शन से आई एम एक्सपेक्टिंग एटलीस्ट 5 to 7 क्वेश्चंस, एटलीस्ट बोल रहा हूँ, कम से कम 5 से 7 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। करंट अफेयर से हर बार की तरह आपको 10 से 12 क्वेश्चन मिलेंगे। तो 10 से 12 और ये 5 से 7 मान लो 20 क्वेश्चन तो इस बार करंट अफेयर बुकलेट से आ रहा है। तो 20 क्वेश्चन क्या होता है साहब? 20 क्वेश्चन मतलब इंडियन हिस्ट्री प्लस इंडियन पॉलिटी कंबाइंड होकर 20 क्वेश्चन बनते होंगे। और इंडियन पॉलिटी और इंडियन हिस्ट्री आपको रटने के लिए एटलीस्ट कुछ नहीं तो 8 महीने तो लग ही जाते हैं आपको कंटेस्ट करने में, ठीक है। और यही 8 महीने की मेहनत आपको 10 दिन आप पढ़ोगे करंट अफेयर की मैगजीन तो वो मिल जाएगी। तो सबसे पहले विधानसभा के क्वेश्चन टारगेट कर देना, दूसरा करंट अफेयर टारगेट कर देना, इकोनॉमिक्स सर्वे पढ़ लेना, हालांकि मुझे लगता नहीं उतने क्वेश्चन आने वाले डायरेक्टली, फिर भी पढ़ लेना। एज ऑलवेज 50% ऑफ क्वेश्चन पेपर CGDS को अटैक करना, कोई भी इजी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। छत्तीसगढ़ हिस्ट्री में कन्फ्यूजन होता है, कौन सा राजा कहाँ का है, कौन से वंश का है, किसने किसके साथ बैटल किया, किसने क्या मंदिर बनाया, किसके बेटे का नाम क्या था, किसी के माँ का नाम क्या था, किसी का बीवी का नाम क्या था। ये सब अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है तो थोड़ा सा आप लोग अभी से सतर्क हो जाएं, उसको देखें। इन्वायरमेंट बहुत सिंपल है, घटना चक्र उठाओ, घटना चक्र आप उठाओगे और इन्वायरमेंट के पॉपुलर क्वेश्चंस देखोगे तो 3 दिन 4 दिन के अंदर आप कवर कर लोगे। पतली सी कॉपी आती है, पढ़ लो, 5 क्वेश्चन बन जाएंगे आने वाले कई सालों तक। इकोनॉमिक्स में बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ लो, ग्राफ पढ़ लो, कौन सा क्वांटिटी को डिफाइन कैसे करते हैं,
उसको मेजर कैसे करते हैं और वो सिग्निफाई क्या करता है, इन 3 फैक्टर्स पे काम करो, बन जाएगा इकोनॉमिक्स। पॉलिटी अच्छे से पढ़ लेना, स्पेशली इलेक्शन रिलेटेड, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो गया, डीलिमिटेशन हो गया, उसके बाद पार्लियामेंट हो गया, विधानसभा हो गया, स्टेट स्पेसिफिकली छत्तीसगढ़ विधानसभा या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, इनको आप अच्छे से पढ़िए। इंडियन ज्योग्राफी वंस अगेन काफ़ी नॉर्मल है, जो नेशनल पार्क्स हैं, फॉरेस्ट हैं, एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स है, एग्रीकल्चर है, जोग्राफी है, माइनिंग एरियाज है, इंडस्ट्रीज है, जो कॉमन है उसको आपको पढ़ना है। तो ये हो गया आपका इजी पोर्शन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द टाइम वेस्टर्स या एनर्जी वेस्टर्स। इंडियन हिस्ट्री में ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना है, मल्टीपल सोर्सेज चेज मत करिए जीएस के लिए, और बहुत सारे टेस्ट सीरीज तो डेफिनेटली मत लगाइए। देखिए कॉम्प्लेक्स स्ट्रैटेजी तो हर कोई बना सकता है, लेकिन जो सिंपल स्ट्रैटेजी हो सकती है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे सिंपलेस्ट स्ट्रैटेजी जो अभी के दौरान आप फॉलो कर सकते हैं, डेट इज़ पहला, एक टाइम टेबल बना दो, अपना स्लीप रूटीन फिक्स कर लो, कौन से टाइम से कौन से टाइम तक पढ़ना है, कौन से टाइम पे ब्रेक लेना है, ये आप लोग डेफिनेटली सॉर्ट आउट कर लीजिए। दूसरा, पार्ट वाइज टेस्ट के मोह माया मत फंसिए, ऑलवेज फोकस ऑन फुल लेंथ टेस्ट। आराम से प्रिपेयर कर लीजिए, नवंबर भर दिसंबर भर प्रिपेयर कर लीजिए, जनवरी में फुल लेंथ टेस्ट दीजिए, ज़्यादा मत दीजिए, 10 से 12 टेस्ट दे दीजिए, अपने परफॉर्मेंस असेस करिए, और जितना ज़्यादा आप फुल लेंथ टेस्ट को प्रिपेयर करेंगे उतना ज़्यादा ही आप पूरा फुल लेंथ सिलेबस को रिवाइज करेंगे उतने बार। तो एट द एंड ऑफ द डे आपको फुल लेंथ टेस्ट ही देना है 11 तारीख को, 11 फरवरी को, तो फुल लेंथ टेस्ट पे ज़्यादा फोकस करिए। तीसरा ये है कि प्रैक्टिस करिए लॉजिकल एलिमिनेशन। लॉजिकल एलिमिनेशन इज लाइक कि 2 क्वेश्चन या 2 ऑप्शन एलिमिनेट करने के बाद बाकी 2 ऑप्शंस पे आपको कैसे टिक करना है, कौन से ऐसे क्वेश्चंस है जो एक ऑप्शन एलिमिनेट करते साथ या फैक्ट पता होने के साथ पूरा बन जाता है। इस प्रकार के जो क्वेश्चंस हैं उनको आप प्रैक्टिस करिए। सबसे अच्छे जो सोर्स हैं इसका ये है, यूपीएससी के क्वेश्चंस हो गए, यूपीपीएससी के क्वेश्चंस हो गए, एमपीपीएससी के क्वेश्चन हो गए, बिहार पीएससी के क्वेश्चंस हो गए। तो इनको आप लोग डेली प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर ये सब चीज़ें अवेलेबल नहीं है तो डेली आप दृष्टि के व्लॉग में चले जाइए, वहाँ पे रोज करंट अफेयर बेस्ड 5 MCQs डाले जाते हैं, आप उसको पढ़िए और जस्ट आपको एक सेंस डेवलप करना है किस प्रकार के सेंटेंसेस यूजुअली सही होते हैं और किस प्रकार के सेंटेंसेस यूजुअली गलत होते हैं। ये सेंस डेवलप करिए और आपका प्रैक्टिकल जो कह सकते हैं लॉजिकल एलिमिनेशन है, ये वाला सेंस स्ट्रांग हो जाएगा। क्योंकि इवेंचुअली होता ये है कि 45-50 क्वेश्चन हर किसी से बनते हैं, जंग होती है वो लास्ट के 10-15 क्वेश्चंस पे होती ही है। तो वहाँ पे अगर आपने लॉजिकल एलिमिनेशन प्रैक्टिस करके रखा है तो वो डेफिनेटली काफ़ी आपको हेल्प करता है। 3 स्टेप्स की सिंपल स्ट्रैटेजी है, टाइम टेबल बना लो, फुल लेंथ टेस्ट के हिसाब से प्रिपरेशन करो, और जो आपका लॉजिकल तुक्का मारना है उसका थोड़ा सा एक सेंस डेवलप कर लो। जो ज्ञान है अल्टीमेटली यही है कि पोस्ट 1 या 20 कोई ना कोई हमारे बीच का निकालेगा ही, क्या पता वो हम हो। इस पॉजिटिव अप्रोच पे आपको काम करना है, ठीक है। मेहनत तो करनी है दोस्त, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। आज बस एक छोटा सा कह सकते हैं कि किक स्टार्ट था, बहुत दिनों का जो जंग लगा हुआ था हमारे यूट्यूब चैनल पे, उसको थोड़ा सा हमने अभी हटाया है। आने वाले दिनों में जो डिटेल स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए, हर सब्जेक्ट को कैसे डील करेंगे, और ऐसे कौन से स्पेसिफिक एरियाज हैं जिनके आने के बहुत ही ज़्यादा हाई चांसेस है, और जिसको हम लोग अगर प्रैक्टिस करेंगे तो कम में जम हो जाएगा, है ना। कम में जम होने का मतलब ये है कि मिनिमम इनपुट एंड मैक्सिमम आउटपुट जिन रिजल्ट से हम लोग निकाल सकते हैं, ऐसे पोर्शंस पे हम लोग फोकस करेंगे। आई होप दिस वॉज अ वेरी इंफॉर्मेटिव वीडियो फॉर यू ऑल, एंड वंस अगेन वैकेंसीज आर जस्ट अ नंबर, दे डोंट डिफाइन योर चांसेस। चलिए पढ़ते रहिए। अब तो मैं वापस आ गया हूँ तो बहुत ताबड़तोड़ वीडियोस हम लोग डालने की कोशिश करेंगे। आई विल टारगेट कि हर दिन एटलीस्ट एक, और इन द गुड डेज और वीकेंड्स 2 से 3 वीडियोस में डाल पाऊँ आप लोगों के लिए। थैंक यू वेरी मच, कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।